नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। केरल में बाढ़ पीड़ितों को खाना, दवाएं और ईंधन समेत जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर सरकार का जोर। बारिश थमने से लोगों को मिली थोड़ी राहत। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। अब बढ़ा महामारी का खतरा। हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार। कर्नाटक के कोडागु में सुरक्षित निकाले गए बाढ़ में फंसे 3,500 से ज्यादा लोग। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से बात। हर मुमकिन मदद का भरोसा। तमिलनाडु में कई इलाकों में भारी बारिश से आम जनजीवन बाधित। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित। राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। दिल्ली में आज बीजेपी करेगी सर्वदलीय प्रार्थना सभा का आयोजन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल का ऐलान। परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में प्रमुख पदों पर रहे ज्यादातर लोगों को मिला मौका। शाह महमूद कुरैशी विदेश मंत्री, परवेज खटक रक्षा मंत्री और असद उमर बने वित्त मंत्री। पड़ोसी देशों के साथ बातचीत पर जोर। और 18वें एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता स्वर्ण। अपूर्वी और रवि का 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में कांस्य पर निशाना। और सबसे पहले केरल बाढ़ से जुड़ी खबरें। केरल में बाढ़ से हालात मुश्किल बने हुए हैं। राज्य के कई इलाकों में पानी अब भी भरा हुआ है। एनडीआरएफ, सेना, नेवी, एयरफोर्स और राज्य मशीनरी की मदद से राहत और बचाव का काम जारी है। राज्य में अब तक बाढ़ से 400 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ के बाद अब राज्य में महामारी का खतरा बढ़ गया है। हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। केरल ने बीते 100 सालों में ऐसी भीषण बाढ़ नहीं देखी थी। मॉनसून शुरू होते ही जिस केरल में सैलानियों की बाढ़ आ जाती थी, उसी केरल में अब चारों तरफ डूबे हुए घर और बिखरे हुए परिवार नजर आ रहे हैं। देश में मॉनसून की शुरुआत से ही केरल में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। 8 अगस्त के बाद से हालात और खराब हो गए। जगह जगह घर डूबे हुए हैं। लोग घरों की छतों से राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। सेना, नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दिन रात काम कर रही हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही बचाव के बाद अब राहत का काम तेज कर दिया गया है। जबकि स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, तो उसके साथ ही हम जो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन वर्क्स है, उसके स्थान पर रिलीफ वर्क्स की ओर ज़्यादा ध्यान देने में सफल होंगे। इस तरह के जो चैलेंजेज हैं, जहाँ पर कि लोगों तक पहुँचना भी कठिन हो रहा है, बहुत स्थान ऐसे भी हैं जहाँ स्ट्रीम्स बहुत ही बहुत तेज़ है उनका, तो इस बीच में काम करना, रात के समय में काम करना ऐसे कंडीशन में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जगह पर काफ़ी लंबे समय तक भारी बरसात होती रही पूरे स्टेट में। उसके साथ ही डैम से पानी छोड़ा जाना, नदियों में तेज़ बहाव और लबालब पानी भरा होना। राज्य भर से फिलहाल 6 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि हजारों लोग अब भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। इडुक्की जिले में जानमाल के सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है, जबकि मलापुरम में भी काफी नुकसान हुआ है। अल्पोजा, त्रिसूर और एर्नाकुलम जिलों में तो लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इधर भारतीय वायुसेना भी दूर दराज के इलाकों में मदद पहुंचाने को स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। In the initial stage itself, there are 9 medium-lift helicopters, 7 ALHs, and 6 Chetaks. That is 22 helicopters. Okay. More have come in.
More have come in. They are sitting in Sulur, and some are sitting in Bangalore. Allam kuda total will be around 31. It's already around 31. Okay, and if required, more will also come. They are all ready all over the country, and they are all coming from where? They are coming from Falodi എന്ന് പറയും ഒരു സ്ഥലം, Rajasthan. They are coming from Central Air Command, Allahabad. Things have been pulled out from Jagdalpur എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത്. So from there all that, and from Yelahanka, and also Southern Air Command resources. So first priority is rescue. Those who are under stress, under difficulty. After that starts relief. इस बीच कई जगहों से घरों और इमारतों के धंसने की खबरें भी आ रही हैं, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही है। बाढ़ के चलते कोची हवाई अड्डे पर परिचालन 26 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं और कई का रूट बदल दिया है, जबकि जगह जगह सड़कें टूटने से सड़क यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। बाढ़ के कारण खेती और पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि कोची के नेवल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन सोमवार से शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर केरल को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। केंद्र सरकार ने केरल के लिए 500 करोड़ की फौरी सहायता का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिनों में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। 20 तारीख से नेक्स्ट 5 डेज के लिए कोई हेवी रेनफॉल केरल में उम्मीद नहीं किया जा रहा है, और यानी इसका मतलब यही है कि रेनफॉल इंटेंसिटी डिक्रीज होगा और कोई हेवी रेनफॉल नहीं होगा नेक्स्ट 5 डेज। हाँ, ये अच्छी खबर है कि रेनफॉल पास्ट 2 डेज से डिक्रीज हुआ है और फर्दर डिक्रीज होगा नेक्स्ट 5 डेज में। और हमारे साथ त्रिवेंद्रम से जुड़ रहे हैं डेक्कन क्रॉनिकल के ब्यूरो हेड गिलवेस्टर असारे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी है कि अगले 5 दिनों में तेज़ बारिश नहीं होगी और जो कुछ बारिश में कमी आई है उससे थोड़ी राहत महसूस की गई है। इस समय अपडेट क्या है राहत और बचाव के काम को लेकर, साथ ही जो नया खतरा महामारी का पैदा हो रहा है उसे लेकर निपटने की क्या तैयारियां हैं सरकार की? सबसे राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने जो कहा कि अगले 5 दिन केरल में भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि पिछले 2 दिन से बारिश काफी कम हुई है, जिसकी वजह से जो पानी जहां पर भी बड़ा था वहां से पानी अब थोड़ा सा रिसीड होना शुरू हो गया है। और ये बहुत ही आशाजनक बात है, क्योंकि काफी खतरा मंडरा रहा था केरल के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 80 के 80 डैम खोलने पड़े थे पहली बार केरल के चरित्र में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो ये बात कही जा रही है कि 5 दिन बारिश नहीं होगी अगले, तो वो बहुत अच्छी बात है। आज जो अभी फोकस जो है वो रक्षा प्रवर्तन जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा चल रहा है चेंगन्नूर, जो कि आलपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर अभी भी काफी सैकड़ों की संख्या में लोग अभी फंसे पड़े हैं। वो ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ पर जो पानी का बहाव बहुत तेज है और जहाँ पर बोट नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए आज वायुसेना की मदद ली जाएगी और वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां जाकर लोगों को वहां से बचाएंगे। इस वक्त पूरे केरल के अंदर करीब 5000 के करीब रिलीफ कैंप्स शुरू किए हैं, जिसमें 7.5 लाख लोग जो हैं अभी बसाए गए हैं रिलीफ कैंप्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब पानी कम होगा और लोग वापस जाना शुरू होंगे तो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो महामारी का है। और इसी के चलते कल राज्य सरकार ने फैसला किया कि पूरे प्रदेश में खासतौर पर जहां पर भी बाढ़ आई है वहां पर युद्ध स्तर पर जो है ये महामारी से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए अभी से जो है क्लीनलीनेस स्वच्छता अभियान के बारे में काफी वॉलंटियर्स को एनरोल किया जा रहा है। और ये भी पहले कोशिश की जाएगी हर जो बिल्डिंग है उसको चेक किया जाए और वो जो पूरे परिसर में जो पानी के स्रोत जो कंटेमिनेट हो चुके हैं उनको प्यूरिफाई किया जाए और लोगों को जो है अच्छा पानी मुहैया किया जाए ताकि कोई डायरियल डिजीजेज या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज ना हो। साथ ही जो महामारी यहाँ पर अंदेशक आशंका जताई जा रही है वो इस बात से है कि इतने लोग जब वापस जाएंगे इस पूरे इलाके में, वहाँ पर जो है मेडिकल सहायता मुहैया कराने के लिए डीएमओ को कहा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिलवेस्टर इस तमाम जानकारी के लिए। आपका सबसे बड़ी राहत यही है कि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना कम है, तेज बारिश की।
और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने रविवार को राज्यपाल पी सदाशिवम और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से टेलीफोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने संकट की इस घड़ी में केरल के लोगों के धैर्य और संघर्ष करने की क्षमता की तारीफ की। राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश केरल के लोगों के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस आपदा से निपट रही हैं। उन्होंने एनडीआरएफ और दूसरी राहत एजेंसियों के काम की तारीफ की। रेलवे के जरिए अब केरल तक निःशुल्क राहत सामग्री भेजी जा सकती है। रेलवे ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सुविधा का लाभ सरकारी और निजी संगठन उठा सकते हैं। हालांकि एनजीओ से आने वाले ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जांच पहले संबंधित डीआरएम करेंगे। रेलवे ने यह कहा है कि ये सुविधा केरल के सभी स्टेशनों के लिए है। साथ ही डीआरएम को केरल जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगाने का अधिकार भी दिया गया है। नए दिशा निर्देश 31 अगस्त या फिर अगले आदेश तक जारी रहेंगे। कर्नाटक में भी भारी बारिश और भूस्खलन के बाद अब कोडागु और मलनाड के कई हिस्सों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। कर्नाटक के कोडागु में बाढ़ से फंसे 3,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कल कर्नाटक के कोडागु जिले में भूस्खलन और बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कई इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। कर्नाटक के कोडागु में पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन से 6 लोग जख्मी हुए। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और सेना बचाव अभियान के लिए बाढ़ से प्रभावित इलाके में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि 200 एनसीसी कैडेट और 948 वायुसेना के कर्मचारी भी बाढ़ पीड़ितों को निकालने में मदद कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से बात की है और राज्य के हालात के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने राज्य को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। तमिलनाडु में कावेरी से सटे इलाकों में भी बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। मैटूर और भवानी सागर बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण कई इलाके डूब गए। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने रविवार को इन इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। राज्य में करीब 13,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के 13 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इनमें मदुरै और थेनी जिले भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा ने इससे जुड़े विधेयक को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में SC/ST अत्याचार निवारण कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था, जिसकी वजह से इससे जुड़े मामलों में जांच से पहले गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी। इसके अलावा आरोपी को अंतरिम जमानत लेने की अनुमति भी मिल गई थी। संशोधन कानून में इन सख्त प्रावधानों को फिर से लागू किया गया है। यूपीए सरकार के समय दहाई अंकों में विकास दर हासिल करने के कांग्रेस के दावों पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीए की नीतियों की वजह से मैक्रो इकोनॉमी में अस्थिरता आई। अरुण जेटली ने ये बात अपने फेसबुक पोस्ट में कही। उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में नियमों की अनदेखी हुई और बैंकों से बिना रोक टोक के कर्ज जारी किए गए, जिसके चलते बैंकिंग व्यवस्था खतरे में पड़ गई। अरुण जेटली ने फेसबुक पर लिखा कि 2014 में जब यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हुई तो उसके आखिरी के 3 सालों में ग्रोथ रेट साधारण से भी कम थी। कांग्रेस के दावों पर अरुण जेटली ने यह भी कहा कि 2004 से 2008 तक का दौर वैश्विक लिहाज से अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर था, जिसका फायदा कई देश को मिला और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर नजर आया। उन्होंने कहा कि 2004 में वाजपेयी सरकार 8% से ज्यादा की विकास दर छोड़कर गई थी। साथ ही 1991 में हुए सुधारों का फायदा भी 2004 में आई यूपीए सरकार को मिला। बीजेपी की तरफ से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी जवाब दिया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक कैनवस जो है उसकी इंस्टेबिलिटी थी कांग्रेस पार्टी के समय। उसका नतीजा था कि हाई इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो था वो
आसमान छू रहा था कांग्रेस के समय, और पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया को लकवा लगा हुआ था, नीति निर्धारण को लकवा लगा हुआ था, वो भी कांग्रेस के समय था। और इससे पहले यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने कहा है कि बीते सालों के आधार पर जीडीपी विकास दर की गणना अगर की जाए तो 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दोनों कार्यकालों में विकास दर सर्वाधिक रही। पी चिदम्बरम ने यह आरोप भी लगाया कि मौजूदा सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इस मामले में चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा कि पुरानी श्रृंखला के आधार पर जीडीपी गणना ने यह साबित कर दिया है कि आर्थिक प्रगति के बेहतरीन साल यूपीए के समय 2004-2014 के थे। और अब बात करते हैं 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की। मॉरिशस में चल रहे 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आज विधिवत समापन होगा। समापन सत्र में मॉरिशस के कार्यवाहक राष्ट्रपति परम शिव बल्लय वयापुरी और मार्गदर्शक मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। शुक्रवार से शुरू हुए सम्मेलन के दूसरे दिन यानी कि रविवार को कई अहम विषयों पर विचार विमर्श हुआ। कल सम्मेलन में हिंदी भाषा को सरल, सुलभ और दिलचस्प बनाकर हिंदी का प्रचार प्रसार करने को लेकर चर्चा हुई। सम्मेलन के सभी सत्रों में भाषा और संस्कृति को जोड़ने वाले सभी प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। हिंदी में तकनीक के इस्तेमाल पर भी गहन चर्चा की गई। सबसे रोचक सत्र फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण रहा, जिसमें व्यापक सहभागिता रही। संचार माध्यम और भारतीय संस्कृति, प्रवासी संसार और भाषा संस्कृति के साथ प्रौद्योगिकी के भविष्य विषय पर आयोजित सत्र में विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। कार्यक्रम में शामिल हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि सम्मेलन में मॉरिशस सरकार ने अहम योगदान दिया है, जिसके चलते रिकॉर्ड संख्या में लोग इस सम्मेलन में सहभागी बने। सुषमा स्वराज ने हिंदी सम्मेलन को लेकर मिली सिफारिशों पर विचार करने की बात कही। विश्व हिंदी सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। 3 दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन में 40 देशों के 1952 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इनमें से 1425 प्रतिनिधियों ने अपने व्यय पर भागीदारी के लिए पंजीकरण कराया था। हिंदी शिक्षण में भारतीय संस्कृति भारत के लोगों के लिए, भारत में, क्योंकि बहुत लोगों ने ये कहा कि भारत में भी भारतीय संस्कृति का एक परिमार्जन हुआ है और जो भारतीय संस्कृति पहले मानी जाती थी वो शायद आज उपलब्ध नहीं है। तो क्या हम भारत में हिंदी शिक्षण के द्वारा भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं जो कि आज प्रासंगिक हो? और दूसरा ये था कि विदेशों में हिंदी शिक्षण का क्या रूप होना चाहिए जिससे कि भारतीय संस्कृति का वहां भी प्रचार प्रसार हो। विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉरिशस के विपक्ष के नेता जेवियर लुक जुवाल से भी मुलाकात की। विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान सुषमा स्वराज की मुलाकात मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से भी हुई। एक अन्य कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला की स्थापना मॉरिशस को भारत सरकार की ओर से उपहार के रूप में की गई थी। इस प्रयोगशाला में मॉरिशस में सभी भारतीय भाषाएं पढ़ाने में मदद मिलेगी। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आए दुनिया भर के प्रतिभागियों को इस मंच के जरिए भारत और मॉरिशस के बीच के गहरे अंतर संबंधों को समझने का मौका मिला। यहाँ की 2/3 आबादी भारतीय मूल की है और यहाँ हिंदी बोलने और लिखने का चलन भी बढ़ा है, जिसका असर मॉरिशस की संस्कृति में दिखाई देने लगा है। मॉरिशस के समग्र विकास के लिए भारत हमेशा से सहयोग करता आया है। भारत मॉरिशस संबंधों की गहराई और उससे जुड़े पहलुओं पर मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त अभय ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने।
मॉरिशस की बात करें तो एक तरह से इसको छोटा भारत कहते हैं, काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ। आप यहाँ के उच्चायुक्त हैं, आपने बहुत नज़दीक से यहाँ चीज़ों को देखा है। किस तरह के संबंध है, जब आपने खास तौर पर जब पीपल टू पीपल रिलेशन की बात कही, वो किस तरह के हैं और क्या है? देखिए, मॉरिशस और भारत के संबंधों का मुझे नहीं लगता कि विश्व में किन्हीं भी दो देशों का कोई पैरेलल है, कोई उदाहरण है इस प्रकार के संबंधों का। इतने गहरे संबंध, जिसे मैं कहना चाहूँगा, चूँकि हम हिंद महासागर के मध्य में हैं, मॉरिशस स्थित है, तो हिंद महासागर जितने ही हमारे संबंध गहरे हैं, अथाह हैं। लोग भारत से इतना प्यार करते हैं, भारतीय संस्कृति से, भारतीय भाषाओं से। मुझे अगर मैं बताऊं, दिल से बड़े बड़े कई नेताओं से और कई सीनियर ऑफिसर्स से मेरी मुलाकात होती रहती है। तो एक बड़े गहन मित्र ने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि मॉरिशस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो कई बार वो सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि हम तो आप ही हैं और आप हम ही हैं, तो हमारे संबंध की बात कहाँ शुरू होती है। इतनी गहराई है संबंधों में कि मॉरिशस को ये लगता ही नहीं है और भारतीयों को भी ये लगता ही नहीं है कि हम किसी गैर से बात कर रहे हैं। भोजपुरी से लेके बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो यहाँ बोली जाती हैं, जीवंत रखा है इन लोगों ने, और 4 जनरेशन से ज़्यादा हो गए हैं, इतने वर्ष हो गए। और क्या इसी में सर जोड़ता हूँ कि क्या विश्व हिंदी सचिवालय की जब स्थापना की बात आई तो भी मॉरिशस इसीलिए किया गया क्योंकि ये हमारे अपने ही बिल्कुल अपने जैसे हैं? क्या वजह है? महात्मा गांधी संस्थान में लगभग 40 साल से, कम से कम 30 वर्ष से अधिक ही BA, MA और यहाँ तक कि PhD की डिग्री भी भारतीय भाषाओं में दी जाती है, उसमें अनुसंधान के ऊपर दी जाती है। और ये भारतीय भाषाएं जो मुख्यतः मॉरिशस में बोली जाती हैं, वो तो हिंदी तो है ही, इसके अलावा भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और मराठी, तो ये 5 भाषाएं यहाँ पर जीवंत हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पर सदैव और सदा ही हमें और अधिक काम करते रहना है। इन भाषाओं को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें और रिसोर्सेज की आवश्यकता है। हर वर्ष यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस न केवल दूतावास के स्तर पर एक बहुत बड़े स्तर पर जनवरी में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा मनाया जाता है, जिसमें नए नए प्रकार के रिसर्च पेपर्स और नई कला, हिंदी से जुड़ी हुई परफॉर्मेंसेस और सारी कलाएं दिखाई जाती हैं। तो संस्कृति और भाषा एक साथ चलती है। और हमारे साथ मॉरिशस से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, 3 दिवसीय मॉरिशस में चल रहे 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आज विधिवत समापन होने वाला है। आज के खास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी चाहेंगे और जिस तरह से इस बार सहभागिता बढ़ चढ़ कर रही है, कितना सफल रहा इस बार आयोजन? नहीं, बिल्कुल ये जो है अमृता, ये बहुत ही सफल आयोजन है, लेकिन बस एक ही दिक्कत रही जो कि जिसको कह सकते हैं आपकी, जब ये जो पूरा अटल जी चूंकि हिंदी जगत में काफी लोकप्रिय रहे हैं, तो उनके निधन की जो छाया है वो साफ साफ नजर आई। और वो जो है, अगर आप देखेंगे तो पहले दिन भी अटल जी के सम्मान में एक सत्र जो कि पहले जो नियोजित था कि वो मॉरिशस से, भोपाल से मॉरिशस तक, वो सेशन जो है उसको समाप्त करके वो अटल जी श्रद्धांजलि सत्र एक बनाया गया। और कल भी देर रात तक जो है अटल जी के सम्मान में एक काव्यांजलि, जिसमें दुनिया के तमाम हिस्सों के जो कवि लोग थे उन्होंने अटल जी के सम्मान में अपनी रचनाएं कहीं। तो एक तरह से उनकी पूरी एक छाया पूरे सम्मेलन पर दिखाई पड़ी। लेकिन इसके बावजूद पूरे जो है, जो सत्र के जो दोनों दिन पिछले रहे, आज तीसरा दिन है, तो उनमें जो मूल विषय थे उन पर काफी गहन चर्चाएं हुई। और खास तौर पर जो मैं जिक्र करूंगा कि फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण कैसे हो, इसको लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुई, जिसमें भारत की ओर से प्रसून जोशी और मॉरिशस से डॉक्टर शशि दुखन, इन्होंने भागीदारी की और बहुत सारे लोगों ने भागीदारी की। इसी तरीके से संचार माध्यम और भारतीय संस्कृति, प्रवासी संसार की भाषा और संस्कृति, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही बेहतरीन चर्चाएं हुई हैं।
और आज बताना चाहूंगा अमृता कि आज जो है प्रतिवेदन रखे जाएंगे, जो सिफारिशें हुई हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और जो समापन समारोह होगा उसमें जो विशिष्ट अतिथि हैं वो सर अनुरुद्ध जगन्नाथ जी हैं, जो कि मार्गदर्शक और रक्षा मंत्री हैं यहाँ के मॉरिशस सरकार के। और जो यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जी परम शिवम पिल्ले, ये जो है मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ होंगे। और जो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये सम्मेलन कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है जी। इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी, जिसको समापन समारोह कहते हैं, उसमें जो है भारत सरकार की ओर से एमजे अकबर धन्यवाद जी। तो बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद सफल रहा इस आज समापन समारोह भी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां रविवार को हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित कर दी गई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। वहीं आज दिल्ली में सर्वदलीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां रविवार को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में विसर्जित कर दी गईं। पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों ने अस्थियों को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गंगा में विसर्जित किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। इससे पहले हरिद्वार के पन्नालाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज के मैदान से अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई। फूलों से सजे ट्रक पर कलश में पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियां रखी गईं। यात्रा में बीजेपी नेताओं के साथ हजारों लोग शामिल हुए। ये यात्रा करीब 2 किलोमीटर का सफर तय कर हर की पौड़ी पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने नारों के जरिए अपने प्रिय नेता को याद किया। वहीं दिल्ली में आज शाम अटल जी की याद में सर्वदलीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव सभागार में होगा। वहीं लखनऊ से अटल जी के खास लगाव को देखते हुए 23 अगस्त को वहां भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने मंत्रिमंडल का ऐलान कर दिया है। इसमें 21 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें ज्यादातर लोग वे हैं जो पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में प्रमुख पदों पर रहे थे। 21 नामों में से 16 के पास मंत्री पद होगा, जबकि 5 अन्य प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को विदेश मंत्री बनाया गया है। पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार में 2008 से 2011 तक विदेश मंत्री रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडोनेशिया में चल रहे 18वें एशियाई खेलों में पहलवान बजरंग पूनिया ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसी के साथ बजरंग पूनिया एशियाई खेलों के इतिहास में कुश्ती में भारत को गोल्ड जिताने वाले पहले रेसलर बन गए। 24 साल के रेसलर बजरंग पूनिया ने रविवार को 65 किलोग्राम भार वर्ग फ्रीस्टाइल स्पर्धा के फाइनल में जापान के ताकातानी दाइची को मात दी। और वहीं एशियाई खेलों में भारत की शुरुआत कांस्य पदक के साथ हुई। बजरंग पूनिया से पहले रविवार को 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल स्पर्धा में अपूर्वी चंदेला और रवि कुमार ने कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाजों ने 42 दौड़ के बाद 429.9 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहे। रवि कुमार और पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। और इसी के साथ सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आखिर में आइए एक नजर डालते हैं आज कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल और आगे देखिए सारा जहां।